俺の財宝か欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。 अगर ये थ्योरी सच होती है तो हम ये पूरे श्योरिटी के साथ कह पाएंगे कि वन पीस एक पिक फ्रिक्शन है और एट द एंड ये सीरीज एक मास्टरपीस बन जाएगी। सो मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो में जो थ्योरी बताने वाला हूँ वो थ्योरी क्रिएट किए दो यूट्यूबर्स ने, जिनमें से पहले का नाम है ओहारा और दूसरे का नाम है जूड्रॉन। ये पूरे थ्योरी का क्रेडिट इन दोनों को जाता है और इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक जो जापानीज और इंग्लिश में है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो में हमने ओहारा और जूड्रॉन की थ्योरी बताई और एट द एंड ये थ्योरी में कुछ प्लॉट होल्स भी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो मेरी बनाई हुई सबसे बड़ी वीडियो हो सकती है, तो इसलिए अगर आपको जानना है कि वन पीस की एक ऑलमोस्ट परफेक्ट थ्योरी कैसी है तो आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। और जो लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं कि ये ओहारा की थ्योरी है और तू ये कैसे शेयर कर सकता है, तो आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि ओहारा ने उसके वीडियो में खुद ये कहा है। So, in good old pirate spirit, I decided to share with the people what belongs with the people. So, let's begin the video. वन पीस में डी लेटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये हम सब जानते हैं। जब हम एक डी लेटर को सीरीज के टाइटल के आगे रखते हैं तब एक न्यू वर्ड क्रिएट होता है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर हम वो सेम वर्ड एनीज लॉबी के आगे रखते हैं तो यहाँ पे भी एक न्यू वर्ड क्रिएट होता है जो है डिनाइज, जिसका मतलब होता है किसी बात को नकारना। सो जापानीज वन पीस कम्युनिटी ने कुछ ऐसे थेरीज क्रिएट किए हैं जो हमें ये बताती है कि जो एंशिएंट किंगडम की बात सीरीज में होती है वो एक्चुअली में जाया का पार्ट है, और वो किंगडम अभी और कहीं नहीं तो एनीज लॉबी के सी के बॉटम में है। और स्काइपे और ड्रेसरोसा आर्क हमें वर्ल्ड सेंचुरी में होने वाली चीज़ों के बारे में बता रहे थे, और ये बात हमें ये भी समझा देती है कि वन पीस में ओडा हमें कब से ये सब बताना चाहता था लेकिन हम सब समझ ही नहीं पाए। सो चैप्टर 253 में हमें ये पता चलता है कि अपर यार्ड जो स्काइपिया में है वो एक्चुअली जाया का एक पार्ट है जो नीचे सी में था। और जब हम इन दोनों मैप को एक साथ रखते हैं तब एक स्कल शेप आइलैंड क्रिएट होता है जहाँ पे मॉडर्न जाया जो नीचे का पार्ट है और लेजेंडरी गोल्डन सिटी ऑफ शेंडोरा जो राइट आई का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट पे एक राउंड सर्कल है जहाँ पे लेफ्ट आई या लेफ्ट आइलैंड का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन यह पार्ट पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। देखा जाए तो राइट आई में एक एंशिएंट सिटी है, लेकिन जब हम दूसरी आग की ओर देखते हैं तब लगता है कि इसका वन पीस किसी ने अलग कर दिया है। और ये वीडियो में आपको ये भी समझ जाएगा कि स्काइपिया आर्क स्टोरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्क था और कहाँ है वो लोग जिन लोगों ने स्काइपिया आर्क स्किप किया था। और एक ऐसी चीज़ जो सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, एज ओडा वर्ड्स, नंबर और लेटर के साथ कितना कुछ बता देता है जो जापानीज लोगों के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये शो का नाम जो है वन पीस। सो जापानीज में वन पीस को कटाना अल्फाबेट में वन पीस लिखा जाता है, और वन पीस के टाइटल के साथ एक टैगलाइन भी थी जो थी हितो त्सुनागी नो दाई हो। और हितो त्सुनागी का मतलब है ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ वन पीस, एज हितो का मतलब है वन, और हितो का एक और मीनिंग है जिसका मतलब है ह्यूमंस, जिससे ये टैगलाइन बन जाती है द ट्रेजर दैट कनेक्ट्स ऑल पीपल, एक ऐसा खजाना जो सब लोगों को जोड़ के रखता है जो वन पीस में एक्चुअली दिखाया जाता है। और ये थ्योरी के हिसाब से जाया ने 400 साल पहले नॉकअप स्ट्रीम की वजह से जो पार्ट खोया था जिसका नाम है अपर यार्ड, उतना ही पार्ट अलग नहीं हुआ था, जबकि 800 साल पहले लेफ्ट आई ऑफ जाया भी अलग हो गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ होने वाले फाइट में। और जब हम ये मैप पे देखते हैं तो एक्चुअली में सेंस बनाता है, एज एक सिटी राइट आई में थी और एक सिटी लेफ्ट आई में, जो मिला के उस आइलैंड को एक एंशिएंट किंगडम बनाते हैं। और ये थ्योरी को बैकअप करने के लिए बहुत सारे प्रूफ्स भी है। पहले ये शो का नाम जो है वन पीस, और ये मैप में से भी सिर्फ वन पीस मिसिंग है। और अगर लाफ्ट टेल या मिसिंग पीस है एंशिएंट किंगडम का तो क्या वो इस जगह पे फिट होगा? और यही नहीं तो हमें बहुत सारे हिंट्स भी दिए जाते हैं जहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि ये आइलैंड की लेफ्ट है या तो हिडन है या तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जब हम वॉल्यूम 27 का कवर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि लूफी की लेफ्ट आई बंद है, और ये सेम बात रॉबिन के साथ भी हुई है वॉल्यूम 24 में। ऑल्सो पेड्रो की लेफ्ट आई मिसिंग है, और शैंक्स, लूफी और जोरो सबके लेफ्ट आई में स्कार है। और यही नहीं तो डोफ्लेमिंगो जो फॉर्मर सेलेस्टियल ड्रैगन रह चुका है उसके फ्लैग में भी लेफ्ट आई को स्ट्रोक किया गया है। और ये आर्क की इंपॉर्टेंस और बढ़ाने के लिए ये आर्क में बहुत सारे मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे हमें ब्लैक बेल्ट का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे हमें ड्रीम्स की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। एंड ऑल्सो हमें बेलेमी और डोफ्लेमिंगो जैसे कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो स्टोरी में आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। और हमें शैंक्स और व्हाइट बियर्ड और पग्गी और एस की मीटिंग दिखाई जाती है जो सब रॉजर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। और यही नहीं तो रॉजर भी शेंडोरा में जो पोनिग्लिफ है वहीं पे एक शॉर्ट मैसेज लिखता है, जबकि ये वो किसी और जगह पे भी कर सकता था। एक ऐसा पर्सन जो रॉजर से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड था ये आर्क में वो होगा मॉन्ट ब्लैक नोलन, जो रॉजर से बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर था। और उनका कनेक्शन एक बड़े हिंट है कि जाया ही एंशिएंट किंगडम था और लाफ्ट टेल उसका मिसिंग पार्ट है। लोलन बेसिकली रॉजर ही था लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और दोनों बिना किसी डर के सफ़र करते थे।
और ये पैनल पे जहाँ पे नोलन को भी बेल की आवाज सुनाई देती है, ये बताती है कि लूफी और रॉजर की तरह नोलन के पास भी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स है। दोनों ने ही लेजेंडरी जगहों की खोज की है, जैसे एक ने शैंडोरा की और दूसरे ने लाफ्टेल की। दोनों ही बिना किसी एविडेंस के वापस आ गए थे और दोनों को ही मौत की सजा सुना के एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और यहीं पे स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। नोलन को उसके स्पीच के लिए झूठा बोल दिया गया था, वहीं पे रॉजर ने उसके स्पीच से एक न्यू पायरेट एरा स्टार्ट कर दिया था। नोलन जिसको शैंडोरा वापस जाने का रास्ता नहीं पता था, जबकि रॉजर जिसे लाफ्टेल को वापस जाने का रास्ता पता था। और नोलन रोया था जबकि रॉजर हंसा था। नोलन ने सच कहा था सब कुछ गोल्ड सिटी के बारे में, जबकि रॉजर ने कुछ हद तक झूठ कहा था, एज वन पीस गोल्ड या सिल्वर नहीं है। और ये सब सिमिलरिटीज देखने के बाद ये चीज सेंस बनाती है, एज नोलन ने जो सिटी ढूंढी थी वो सिटी थी राइट टाइम की, जबकि रॉजर ने जो सिटी ढूंढी थी वो थी लेफ्ट टाइम की। आर्क के शुरुआत में बेलमी ड्रीमर्स का मजाक उड़ाता है और ये भी कहता है कि ड्रीमर्स का जमाना खत्म हो चुका है। और वो ये कहते हुए स्पेसिफिकली 2 जगहों का नाम लेता है, सबसे पहला गोल्डन सिटी और दूसरा है वन पीस। और उसके हिसाब से दोनों जगह एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आर्क के एंड में लूफी गोल्डन बेल बजाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि गोल्डन सिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। इसीलिए ये भी हो सकता है कि दूसरी जगह जो है वन पीस वो भी उसी के आसपास ही हो। और ये नहीं तो जब हमें शैंडोरा के रूइंस दिखाए जाते हैं तब रॉबिन ये तक कहते हैं कि ये सिटी एनिमी से फाइट कर चुकी है। この土地はポーネグリフが運び込まれている。間違いない。敵に対してこの土地は戦ったんだわ。 और इसीलिए ये बात बहुत ज्यादा सेंस बनाते हैं कि शैंडोरा एंशिएंट किंगडम का पार्ट था। और यही नहीं तो शैंडोरा एक लौती नोन जगह है जहाँ पे पोनेग्लिफ में यूज होने वाले स्क्रिप्ट को रेगुलर राइटिंग में भी यूज किया जाता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि कोजुकी क्लैन ने पोनेग्लिफ बनाया, और जैसे ये लैंग्वेज शैंडोरा में नॉर्मल डे बेसिस पे यूज होती है, तो ये मीनिंग हो सकता है कि शैंडोरा एंशिएंट किंगडम का हिस्सा था। और यही नहीं तो मांगा में करंटली होने वाले इंसिडेंट जहाँ पे हमें सन गॉड निका के बारे में बताया गया है, जिसके बहुत सारे रेफरेंस हमें ये आर्क में भी देखने मिलते हैं। और निका हमें शैंडोरियन सोल्जर जैसा भी लगता है। और जैसे निका और जॉय बॉय दोनों के नाम लाफ्टर या हंसने से मिलता जुलता है, तो ये भी सेंस बनता है कि ये पर्सन 800 साल पहले जाया में होगा, जब जाया एंशिएंट किंगडम का एक पार्ट हुआ करता था। और वन पीस में सिर्फ सन को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, जबकि वन पीस में बहुत बार मून को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, एज मोस्ट ऑफ द टाइम माइथोलॉजीज में भी सन और मून की इन्वॉल्वमेंट तो होती ही है। और जो एंशिएंट किंगडम का एक एला है, वहाँ पे भी दिन और रात के लिए अलग अलग गार्डियंस है, और जो है ये दोनों। और इसलिए ये बात कि राइट सिटी सन की सिटी और लेफ्ट सिटी मून की सिटी बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। और टूटेकान सिटी ऑफ मैक्सिको, जिस पे शैंडोरा सिटी क्रिएट की गई है सीरीज में, वहाँ पे भी एक्चुअली में एक पिरामिड है सन के लिए और एक पिरामिड है मून के लिए। मून जो कोजुकी हेरिटेज का एक पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा शेडनेस से सिमिलर है। और अगर हम चैप्टर 269 का कवर देखते हैं, तो वहाँ पे हमें स्ट्रॉ हैट दिखाए जाते हैं जो एक वानो जैसी जगह पे होते हैं, और वहाँ पे भी हमें एक बर्ड दिखाया जाता है जो कोजुकी से रिलेटेड है। और अगर हम वो सिंबल को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे 4 क्रॉस बोन्स भी है, लेकिन कोई स्कल नहीं है। और ये तो हमने चैप्टर 269 की बात कर ली, लेकिन अगर हम चैप्टर 268 का लास्ट पैनल देखते हैं तो वो ये है। Nice! और रूइंस के पिलर पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो रॉबिन पढ़ रही होती है, उसमें लिखा होता है कि वी आर द वंस हू वेव हिस्ट्री विद द साउंड ऑफ द ग्रेट बेल। और इसका मतलब है कि हम खुद इतिहास बनाने वाले हैं, जो एक ही तरफ इशारा करता है, जो है कोजुकी क्लैन। और इससे सिमिलर बात हमने बिंग साके में भी सुनी है, जो कहती है जो है बिड फेयरवेल टू द पोर्ट ऑफ द वेविंग विलेज, जो हमें सेम आइलैंड के बारे में बताया जा रहा है। और यही नहीं तो हमें ये भी पता है कि शैंडोरियंस पून से आए थे जाया में, जो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आए थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एक एंशिएंट पावरफुल किंगडम बनाने के लिए। और थियरी का अगला पार्ट यूड्रॉन ने बनाया है, सो लेट्स हियर दैट। जोडो के हिसाब से ओडा चैप्टर के नंबर से बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि चैप्टर में क्या होने वाला है या फिर कोई हिडन मैसेज छुपाया होता है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि ओडा रेयरली कोई स्पेसिफिक डेट बताता है, लेकिन यहाँ पे उसने एक स्पेसिफिक डेट बताई है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 12th में 1122 की, जब नोलन ने जाया डिस्कवर किया था। जैपनीज में डेट को लिखने का तरीका कुछ अलग है, एज ईयर मंथ डे ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है, तो ये डेट बन जाती है 1122 5 12। और अगर हम ये इंडिविजुअल नंबर का जापानीज प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है, हितोत्सुनी कोकोनी हिरू, जिसका मतलब होता है द वन इज हियर। और यही नहीं तो वॉल्यूम 31 का टाइटल भी कोकोनी हिरू था, जिसका मतलब ये है आई एम हियर, मैं यही हूँ। तो क्या है, ये दिखाता है कि वन पीस यही है। और हमें अगली डेट दिखाई जाती है, जो है 16 नवंबर 1127, जब शैंडोरा नॉकअप स्ट्रीम की वजह से आसमान में चला गया था। और अगर हम पिछले जैसे ही मेथड फॉलो करें तो कुछ ऐसा क्रिएट होता है।
हितोत्सुनागे इन तो रोडोरोकू, और हितोत्सुनागे का मीनिंग है वन पीस और इन बेल का साउंड है। तो इस डेट का मतलब है वन पीस बेल के साउंड से देखने मिलेगा। यह वही बेल जो नोलन कभी बजा नहीं पाया और ये प्रॉमिस जनरेशन के बाद लूफी ने फुलफिल किया। और एक प्रॉमिस जो फुलफिल नहीं हो पाया और अगले जनरेशन को पास ऑन कर दिया गया है वो था जॉय बॉय का प्रॉमिस 800 साल पहले। 個人党との約束を破ったことへの謝罪文だという。 और अगर हम नोलन के डेट्स और वर्ल्ड सेंचुरी के बीच में के डिफरेंस को हटा दे जो कुल मिला के 400 साल का होता है तो हमें कुछ ऐसे रेट्स मिलते हैं। 1122, 1127 -400 हमें मिलता है 722 और 727। सो फर्स्ट डेट हो सकती है तब की जब जॉय बॉय ने मरमेड प्रिंसेस को प्रॉमिस किया था और सेकेंड डेट हो सकती है तब की जब एंशिएंट किंगडम तबाह हो गया था। और अगर हम ये दोनों नंबर पे वापस फोकस करते हैं जो है 722 और 727, और अगर हम ये सेम नंबर के चैप्टर देखते हैं तो हमें कोई भी रैंडम चैप्टर नहीं मिलते हैं। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 722 में हमें बताया जाता है कि डो फ्लेमिंगो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और वो लॉक को बताता है कि कैसे 20 किंग्स से वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई और उनमें से 19 फैमिलीज ने डिसाइड किया कि वो मेरी में मूव होने वाले, लेकिन एक फैमिली ने मना कर दिया। और ये 19 फैमिलीज के डिसेंडेंट जो आज भी वर्ल्ड नोबल है और एक कंटिन्यू रखने के लिए उन 19 फैमिलीज को एक न्यू फैमिली इलेक्ट करनी पड़ती है और इसीलिए ड्रेसरोसा में रिको फैमिली को इलेक्ट किया गया और जो फैमिली ने मना कर दिया वो फैमिली का नाम था डोन कीहोटे फैमिली। और ये चैप्टर में इतना ही नहीं तो हमें एक स्पेशल गोल्डन बेल ड्रिंकिंग भी दिखाई जाती है और हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो है जियोला। और अगर हम उसका आर्ट देखते हैं तो हमें एक डोर दिखता है जिसके राइट है एक सन जैसी है जो ओपन है और उसकी लेफ्ट है जो डार्कनेस में और वो रो रही है। और एक क्लियरली फोरशैडो करता है एंशिएंट किंगडम को जो जाया से अलग हो चुका था। और हमें वहाँ पे ब्रुक भी दिखता है जो उसके फाइट के एंड में कुछ ये कहता है, すみません私やっぱり芸術わかりません目が節穴ですから और एट द सेम टाइम बाकी स्ट्रॉयर्स भी तैयारी कर रहे थे ड्रेसरोसा की फ्रीडम वापस लाने के लिए। और अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें जो है चैप्टर 727 जहाँ पे हमें डो फ्लेमिंगो देखने मिलता है जो किंग रुकू और उसके सपोनेंट्स को कंट्रोल करके ड्रेसरोसा पे टेक ओवर करने की ट्राई करते रहता है। もっと国中が恐怖に震え上がり陸王を心底恨み切った時だ。 और अगर हम ये चैप्टर की जैपनीज प्रोनाउंसिएशन देखते जो हमने पहले की थी तो कुछ ऐसी होती है, चीनियो चीरू, जिसका मतलब होता है फॉल इनटू द ग्राउंड, जमीन पे गिरना। सेम जैसे ड्रेसरोसा किंगडम का फॉल हुआ था वैसे एंशिएंट किंगडम का भी फॉल हुआ होगा। और जियोला ने यह भी कहा था कि उसका ड्रेसरोसा में होने वाली ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि जो डार्कर साइड है वो एंशिएंट किंगडम की ट्रेजेडी को बता रही होगी। और हम सबके मन में सवाल आता है कि अगर ड्रेसरोसा एंशिएंट किंगडम के फॉल को रिप्रेजेंट करता है तो शैंडोरा और ड्रेसरोसा में क्या कनेक्शन है। तो अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन ये है, एक चैप्टर जो है 292 जहाँ पे नोलन को पता चलता है कि शैंडोरा वैनिश हो चुका है और कालगारा नोलन का इंतजार कर रहा था। वो चैप्टर का नाम है लाइक हाफ मून हिडन बाय द क्लाउड्स, मीनिंग एक ऐसा मून जो बादलों से छुपा हुआ है या ढका हुआ है। और हमें ये मून का रेफरेंस वापस देखने मिलता है जो है नोलन के शिप पे। और अगर ये चैप्टर पे भी सेम मेथड अप्लाई करें तो कुछ ऐसा बनता है, छुकिनी, जिसका मतलब होता है 2 मून्स या फिर 2 हाफ मून जो मिलके एक फुल मून बनाते हैं। और ये बात भी सेंस बनाती है कि एक्चुअली में एक हाफ मून और 800 साल पहले इन लोगों को हटा दिया और ये डन पीस को वन पीस बना दिया हो। एक सर्कल जो बाद में हाफ सर्कल बन गया और वो हाफ सर्कल बाद में एक लेटर बन गया जो है लेटर डी। तो विल ऑफ डी का ये मतलब हो सकता है कि ये सब कुछ एक साथ लेके आएंगे और सबको वन बनाएंगे या फिर हम कहें वन पीस। और अभी शुरू होने वाला है ये थ्योरी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जहाँ पे हमें पता चलता है कि वन पीस या लाफ्ट टेल एनीज लॉबी में है। तो अगर हम वन पीस में डी ऐड करें तो वो हो जाता है डन पीस, और अगर हम सेम लेटर एनीज लॉबी के आगे लगा दें तो वो बन जाता है डिनाइज। एनीज लॉबी जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, वहाँ पे कभी शाम नहीं होती, वहाँ पे एक गेट ऑफ जस्टिस है और यही नहीं तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का सेंटर है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे सी में एक होल है जो कोई सेंस नहीं बनाता। 正義の門ってのは島の裏手にあって四方の塔からのみ行けるようだ。なんだこりゃ、黒いのなんだ。黒いのは滝。 लेकिन अगर हम अभी तक के पूरे थ्योरी को एक साथ जोड़ दें तो ये कह सकते हैं कि एनीज लॉबी मिसिंग पीस है जाया मैप का, जो शेप वाइज भी मैप में फिट होता है। और एनीज लॉबी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा एंशिएंट लगता है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि वो एंशिएंट किंगडम से रिलेटेड हो। और इसीलिए यहाँ पे पायरेट से वॉक कराई जाती है जो ये दिखाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की जीत पायरेट्स के ऊपर। और इसीलिए इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जिसको हम जापानीज में देखें तो उसका मीनिंग होता है शिहो नो शिमा। और डिक्शनरी के हिसाब से और कुछ कांजी कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम देखें तो शिहो का एक्चुअल मीनिंग है जस्टिस और इसके और सारे भी मीनिंग्स है।
जैसे कि पहला 4 डायरेक्शन, दूसरा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और तीसरा द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। और अगर हम इन सब को सीरीज से कनेक्ट करें तो 4 डायरेक्शन हो सकते हैं 4 आइलैंड जो लाफ्टेल की ओर पॉइंट आउट करते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकता है लाफ्टेल और ग्रेट ट्रेजर हो सकता है वन पीस। और एनिस लॉबी की इंपॉर्टेंस आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गार्डेड जगह है, और यही नहीं तो वहाँ पे गेट ऑफ जस्टिस के अलावा कोई जा नहीं सकता, और यही नहीं तो बाकी इंपॉर्टेंट आइलैंड से भी कनेक्टेड है जो है इम्पेल डाउन और मेरिजोसा, एक ऐसा आइलैंड जो डिनाई करता है एंट्री सभी डी क्लैन वालों को। और इसीलिए ये आर्क स्काईपे के बाद होने में एक्चुअली सेंस बनता है। एज स्ट्रॉ हैट यहाँ पे सिर्फ 1 पर्सन को बचाने आए थे जो वर्ल्ड के राज खोल सकता है, जो पोनिग्लिफ रीड कर सकती है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि वन पीस सब मरीज के बीच में होगा, तो कहाँ है वन पीस? तो जैसे हमें नोलन और रॉजर की स्टोरी पता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वर्टेड थी, सो क्या ऐसा हो सकता है कि नोलन का ड्रीम आइलैंड आसमान में चला गया जबकि रॉजर का ड्रीम आइलैंड समुद्र के गहराइयों में? सो इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिस लॉबी जाया का मिसिंग पीस है और एनिस लॉबी के नीचे है लाफ्टेल। और अब आप लोग समझ पाएंगे कि रॉजर एट द एंड क्यों हंसा था जब वो लाफ्टेल पहुंचा था, क्योंकि वो बहुत बार ये आइलैंड को क्रॉस कर चुका था, लेकिन उसने कभी भी नोटिस नहीं किया कि वो लाफ्टेल के कितने करीब है। और ये थ्योरी को प्रूव करते हैं रॉजर के लास्ट वर्ड्स, और ये सिर्फ हमें जैपनीज वर्जन में ही समझ आ सकते हैं। तो रॉजर कहता है कोनो जुनो सुबेते वो सोको नि ओइते किता, この世のすべてをそこに置いてきた जिसका मतलब है आई लेफ्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड देयर। और देयर का जापानीज वर्ड था सोको, जिसका मतलब है मैंने इस दुनिया में से सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे वर्ड प्ले है जो है सोको। अगर हम सोको वर्ड का दूसरा मीनिंग देखें तो सोको वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है बॉटम, जिसका मतलब है नीचे। सो रॉजर के लास्ट वर्ड का सेकंड मीनिंग है आई लेफ्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एट द बॉटम, मैंने इस दुनिया में सब कुछ वहाँ नीचे छोड़ दिया है, जो हमें ये बता देता है कि लाफ्टेल एनिस लॉबी के नीचे है। おめえじゃねえんだでまだ生きてんのかよロジャーが待ってる男は少なくともティーチおめえじゃねえロジャーの意志を継ぐ者たちがいるようにいずれエースの意志を継ぐ者も現れるワンピースは興味はねえがあの宝を誰かが見つけた時世界はひっくり返るのさ誰かが見つけ出す実在その日は必ず来る貴様 तो ये ऑसम थ्योरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और ये पूरी थ्योरी बनाई है ओहारा और यूटेरॉन ने। तो ये पूरे थ्योरी का क्रेडिट उन दोनों को जाता है। लेकिन ये थ्योरी में कुछ प्लॉट होल्स भी लगे मुझे, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानो। तो सबसे पहली मिस्ट्री मुझे ये लगी कि अगर लाफ्टेल एनिस लॉबी के नीचे है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एज एक नॉकर स्ट्रीम की वजह से एक आइलैंड आसमान में चला गया था, लेकिन ऐसे क्या इंसिडेंट हुए होंगे कि एक आइलैंड समुद्र के नीचे चला गया। जो पहली मिस्ट्री मुझे ऐसी लगी जो थ्योरी में बताई नहीं गई है। और जो दूसरी बात मुझे लगी वो ये है कि ये थ्योरी एनिमे वॉचर्स के लिए कुछ सेंस नहीं बनाती, बिकॉज ये थ्योरी पूरी तरह से डिपेंड करती है चैप्टर के नाम और चैप्टर के नंबर्स पर। लेकिन जो लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं उन लोगों पे ये थ्योरी कैसे अप्लाई होगी, बिकॉज एनिमे में चैप्टर का नेम या चैप्टर के नंबर नहीं है, तो सिर्फ एनिमेज ओनली के लिए ये थ्योरी कोई मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा ये थ्योरी क्लोज टू परफेक्शन, और ये थ्योरी में फ्लॉज ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपको ये थ्योरी पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहाँ पे मैं ओरिजिनल वीडियो जो ओहारा और योंडो के ओरिजिनल वीडियो है उनके लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो आप उनकी जाके वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन लोगों को जाके अप्रिशिएट करें, क्योंकि उन लोगों ने इतनी अच्छी थ्योरी क्रिएट की है। सो एट द एंड, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, और लूफी के पैरेट किंग बनने के बाद सब्सक्राइब करोगे क्या? तो जल्दी से जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, और वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, जिससे मैं जब भी नई वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो मेरा नाम है सर्वेश, मिलते हो आपको अगली वीडियो में।